ऋषि तेज कदमों से दौड़ता हुआ जर्नल बोर्ड के कमरे नंबर 80 तक पहुंचा, लेकिन दरवाजे का लॉक खोलते वक्त अचानक रुक गया था। उसकी घबराहट एक पल में ठंडी पड़ गई थी और उसने खुद को शांत करते हुए दरवाजे के छोटे शीशे से अंदर की ओर झांका। वार्ड में कोई और नहीं था, बस एक औरत स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी, जिसके शरीर पर हॉस्पिटल के कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए थे। उसके चेहरे पर एक ऑक्सीजन मास्क लगा था और उसकी आंखें इस वक्त बंद थीं। ये दृश्य देखकर ऋषि की धड़कनें धीमी हो गई थीं। वह धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। उसकी नजरें उस औरत पर जम गई थी, मानो समय रुक गया हो। उसके मन में पुराने ख्याल दौड़ने लगे थे और उसकी मुट्ठियां अपने आप ही कस गई थी और गुस्सा और दुख दोनों उसके भीतर उबाल मार रहे थे। तभी पीछे से एक तीखी आवाज आई, कौन है आप? और इस वक्त इस कमरे में क्या कर रहे हैं? ऋषि ने तुरंत पलटकर देखा। दरवाजे पर एक 21 से 22 साल की लड़की खड़ी थी, जिसने रेड कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था। उसकी आंखों में अनजाने से भाव थे। शायद उसे ऋषि के यहाँ होने पर शक हो रहा था। उसकी खूबसूरती और कड़े लहजे ने एक पल के लिए तो ऋषि को भी स्तब्ध कर दिया था। लड़की ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए फिर से पूछा, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, कौन है आप और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ऋषि ने खुद को संभालते हुए जल्दी से जवाब दिया, वो मैं किसी और को ढूंढ रहा था और गलती से इस कमरे में आ गया। लड़की की आंखों में अब और गुस्सा झलकने लगा था। उसने नापसंदगी भरे लहजे में कहा, गलती से? तुम्हें थोड़ा भी कॉमन सेंस नहीं है क्या? अगर किसी को ढूंढ रहे हो तो एंट्रेंस पे जाकर पूछो। क्या तुम पूरे हॉस्पिटल के 800 रूम को ऐसे ही खोलते रहो फिरोगे? उसकी बात सुनकर ऋषि ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो, थैंक यू। मैं बस थोड़ा हड़बड़ाया हुआ था, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। इतना कहकर उसने आखिरी नजर उस औरत और फिर उस लड़की पर डाली और फिर तेजी से कमरे से बाहर निकल गया था। उसके जाने के बाद वह लड़की ने दरवाजा बंद कर दिया और खुद से बड़बड़ाते बोली, अजीब लड़का है, गलती से आ गया, इतना नासमझ है, या फिर कोई और बात थी? फिर उसकी नजर अपने बेड पर लेटी हुई माँ पर पड़ी। वह अपने माथे को झटकते हुए बोली, खैर मुझे क्या? और वह अपनी माँ के पास जाकर बैठ गई और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, माँ अब तो उठ जाइए ना, आपकी बेटी आपको बहुत मिस कर रही है। 11 साल हो गए हैं लेटे हुए, आप तो खड़ी हो जाइए, बहुत बहुत मिस कर रही हूँ मैं आपको, प्लीज़। यह कहते उसकी आंखों से आंसू बह निकले और वह अपने सर को नीचे करके रोने लगी। वहीं दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ ऋषि उसकी तरफ ही देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू गिरते देख उसके दिल में एक अजीब सा तरह का दर्द उठा और वह कुछ सोचकर उसने जल्दी से विवान को कॉल किया और कुछ इंस्ट्रक्शंस देने के बाद वह दूसरी तरफ सिंघानिया मैंशन के अंदर किचन में पलक ने सभी के लिए नाश्ता बना दिया था और बस उन्हें सही से सजा रही थी। तभी अचानक से किसी ने उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया और उसके काफी ज्यादा करीब आ गया, जिस वजह से पलक एकदम से हड़बड़ा गई और उसे तेज झटका लगा। उसने पीछे जल्दी से देखना चाहा, लेकिन तभी अविनाश ने अपने चेहरे को उसकी गर्दन पर रखते हुए बड़े ही प्यार से कहा, आखिर मैंने अपनी बीवी को ढूंढ ही लिया। हाँ। उसकी कही हुई बात को सुनकर और उसकी आवाज़ को सुनकर पलक ने हल्की नाराजगी के साथ और खुद को छुड़ाते हुए कहा, अविनाश क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। अगर फिर से मुझे कल की तरह ही किसी ने देख लिया ना, तो देख लेना मैं तुम्हारी इस बार हड्डी बसले एक कर दूंगी और मुझे छूने का ख्याल तो अपने दिमाग से ही निकाल देना, इसलिए छोड़ो मुझे। जिस पर अविनाश ने उसे और ज्यादा कसकर पकड़ते हुए अपनी आंखें बंद करके उसके खुशबू को अपनी जहन में जैसे उतारते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, इतनी मुश्किल से तो तुम मेरी बीवी बनी हो। अब अगर तुम मुझे बार बार अपने करीब आने से ही रोकोगे तो मैं फिर नाराज हो जाऊंगा। जिस पर पलक ने गुस्से से अचानक चिढ़ते हुए कहा, हाँ हाँ हो जाना नाराज, लेकिन अभी छोड़ो मुझे, वरना मैं नाराज हुई ना तो तुम झेल नहीं पाओगे। जिस पर अविनाश ने जिद करते हुए, तुम्हें गले लगाने के लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, इसलिए आराम से नाराज हो जाओ और तोड़ देना मेरी हड्डी, लेकिन मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, इसलिए मुझे अच्छे से अपनी बीवी को गले लगाने दो, बाकी तुम अपना काम करो। जिस पर पलक ने गुस्से से कहा, अविनाश मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। जिस पर अविनाश पलक के गले पर एक हल्की सी किस करते बोला, हाँ आराम से वार्निंग दो, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। पलक इस वक्त गुस्से और शरारत के बीच झूल रही थी और उससे जैसे ही उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला था, तभी उसकी अचानक से आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और फिर उसने
एक नज़र गैस पर रिफ्लेक्ट हो रही रिया की झलक पर पड़ी। उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसने तुरंत घबराकर धीरे से अविनाश ने कहा, अविनाश छोटी माँ। लेकिन अविनाश तो अपनी धुन में ही था। उसने अपनी आंखें बंद करते हुए पलक के गले पर एक और किस करते हुए कहा, झूठ मत बोलो। हाँ मेरी नन्ही चुईया, मुझे अच्छे से पता है तुम मुझे खुद से दूर भागने के लिए ये बहाने सोच रही हो ना। लेकिन भूल जाओ, मैं तुम्हारे इन बहानों में बिल्कुल भी फंसने वाला नहीं हूँ। इसीलिए मुझे अपना काम कंटिन्यू करने दो, समझे तुम। और वह वापस से पलक को किस करने वाला था। वहीं पलक का मन किया कि वह अविनाश का सर पकड़कर कहीं दे मारे। उसने गुस्से से देखे धीरे से कहा, अविनाश मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, अपनी आंखें खोल कर देख लो और जल्दी से छोड़ो मुझे, वरना सच में तुम्हारी जान ले लूंगी मैं आज। लेकिन अविनाश को छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। तभी रिया, जो अपने दोनों बाहें मोड़कर अविनाश की हरकतें देख रही थी, आगे आई और उसने अविनाश के काम को कसकर मरोड़ते हुए कहा, और बेटा क्या चल रहा है यहाँ पर? हाँ, हमारी बहू को तंग किया जा रहा है, बोलो। अविनाश को रिया की आवाज़ सुनकर मानो झटका लगा और उसने फौरन पलक को छोड़ते हुए घबराकर पीछे देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गई, जैसे पकड़ा गया हो। पलक ने मौके का फायदा उठाते हुए अपनी हंसी को दबाया और फिर अविनाश को शर्मिंदगी होते देख रिया ने अविनाश को फिर से डांटते हुए कहा, रात कम पड़ गई थी क्या बेटा जी आपके लिए, जो आप उन्हें दिन में भी परेशान करने लगी। जिस पर अविनाश ने धीरे से अपनी गर्दन खुजलाते हुए कहा, छोटी माँ वो मैं बस ऐसे ही। जिस पर रिया ने उसकी बात को काटते हुए कहा, क्या कहा? मैं बकरी की तरह मिमिया रहे हो, चुपचाप से जाओ यहाँ से, वरना आज हम तुम्हें अपनी बहू छूने भी नहीं देंगे। यह सुनकर पलक के गाल मानो गुलाबी से हो गए थे और उसने जल्दी से मुस्कुराते हुए रिया की तरफ देखा, जबकि अविनाश शर्मिंदा होकर वहां से पलक को डेविल लुक देकर वहां से चला गया था, जैसे कह रहा हो, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, चालाक लौंडी कहीं की। अविनाश के जाने के बाद पलक ने नाश्ता को डाइनिंग टेबल पर लगा दिया और थोड़ी धीरे धीरे घर के सभी लोग भी वहां पर आ गए थे और टेबल पर हर किसी के मनपसंद का नाश्ता देखकर सबके चेहरे खिल उठे थे। पलक ने मुस्कुराते हुए सबको नाश्ता सर्व किया और सब लोग चुपचाप से खाने में लग गए थे। जैसे ही सबने नाश्ते को पहला निवाला लिया, हर कोई पलक के बिनाए बधाए स्वादिष्ट खाने से बेहद प्रभावित हो गए थे। आखिरकार वह सच में बहुत ही ज्यादा टेस्टी जो बना था। अमन ने अचानक से उसकी तारीफ करते हुए कहा, वाह बेटा, बहुत ही लाजवाब नाश्ता बनाया है। तुमने तो अपनी सासू माँ को भी फेल कर दिया इस चीज में तो। लेकिन अब काव्या बिल्कुल भी नहीं चिढ़ी थी, बल्कि उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल सही कहा। वहीं अपनी बीवी की तारीफ सुन अविनाश ने पलक को मुस्कुरा कर देखा, तो वह भी उसे ही मुस्कुरा कर देख रही थी। वहीं रागिनी ने खड़े होते हुए लंबी सांस ली और फिर अपनी जगह से नाटकीय ढंग से चक्कर लगाते हुए बोली, अरे वाह भाभी, आपने तो मानो जैसे जादू ही कर दिया है। ऐसा नाश्ता खाकर तो मैं धन्य हो गई, सच में बहुत ही ज्यादा यम्मी बना है। और फिर उसने जल्दी से सारा की तरफ देखते कहा, माँ क्या मैं यही नहीं रह सकती क्या, ताकि मेरा पेट हमेशा खुश रहे। मुझे सच में रोज भाभी के हाथ का ही खाना खाना है। सही में ये खाना खाकर ना मेरा मन जिंदा हो सकता है। सही में मैं पलक भाभी की तो हीरा ही हीरा। उसकी ऐसी नौटंकी को देखकर दिव्या ने उसके हाथों को पकड़कर उसे गुस्से से बैठाते हुए कहा, नौटंकी बात फिर से शुरू हो गई। जिस पर रागिनी ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, अरे नौटंकी हेलो, मैं कोई नौटंकी नहीं कर रही हूँ, ठीक है, बल्कि सच बोल रही हूँ और मैं सच में यही रहना चाहती हूँ। और फिर उसने काव्या की तरफ देखते हुए कहा, मामी जी आप ना अब अपना किचन का डिपार्टमेंट पलक भाभी के नाम कर दीजिए। हमें नहीं लगता कि कोई भी हमारी मास्टर साहब भाभी के आगे टिक सकता है। जिस पर सभी लोग हंस पड़े थे। वहीं पलक ने अपना सर झुका कर लिया था, जिस पर काव्या ने कहा, नहीं, मैं चाहती हूँ पलक अपने सपने पूरे करे और उस पर ध्यान दे। अपने डिपार्टमेंट को संभालने के लिए मैं भी जिंदा हूँ। इसीलिए पलक बेटा, तुम्हें इस चीज़ की बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम अपने काम पर फोकस करो। ये सब मुझ पर छोड़ दो, अच्छे से एंजॉय करो। अभी बाद में तो तुम्हें सब करना ही होगा ना, तो अभी के लिए अच्छे से एंजॉय करो। यह सुनकर रागिनी ने मुस्कुराते कहा, हाय मामी जी, बस आप जैसे सास की ही जरूरत है इस देश को। जिस पर दिव्या ने उसके सर को मारते हुए कहा, हाँ हाँ, अगर तुम्हारी चप्पल चप्पल हो गई हो तो जल्दी चलो, क्योंकि हमें कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। जिस पर रागिनी ने गुस्से से अपने मन में बड़बड़ाया, खून पीने वाली पिशाचिनी कहीं की। जिस पर दिव्या ने उसे घूरा, लेकिन रागिनी ने मुंह बना लिया था। वहीं दिव्या ने अपने टिफिन बॉक्स को पलक की ओर बढ़ाते हुए कहा,
सच में भाभी खाना बहुत ही अच्छा बना है। ये मैंने आपके लिए गिफ्ट चूज़ किया था, तो ये आपके लिए। जिस पर रागिनी ने भी अपने गिफ्ट को जल्दी से बढ़ाते कहा, पहले भाभी आप मेरा लीजिए। सबसे पहले मैंने आपकी तारीफ की है ना। जिस पर सारा ने अपना सर पीटते हुए कहा, क्या होगा इस लड़की का, जब देखो तब बच्चों वाली हरकतें। जिस पर बगल में बैठे हुए अभिमन्यु ने कहा, बिल्कुल तुम पर गई ना, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम भी कोई कम थोड़ी ना हो, बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करते हो। पहले खुद की देखो, उसके बाद मेरी बेटी के बारे में बोला, जब देखो तब मेरी बेटी को तंग करती रहती हो। जिस पर सारा ने उसे घूर कर देखा, वहीं सभी लोग मुस्कुरा रहे थे। वहीं दिव्या ने कहा, हाँ भाभी, पहले आप भी तो इसी इसे लीजिए, वरना दिन भर गुब्बारे की तरह मुंह फुलाए रखेगी। जिस पर रागिनी ने उसे घूरा, वहीं पलक ने मुस्कुराकर उसका गिफ्ट ले लिया और फिर दिव्या ने भी अपना गिफ्ट दिया और जल्दी से रागिनी को हाथ को पकड़ते हुए जल्दी से खींच कर ले जाने लगी। वहीं रागिनी ने सभी को बाय कहा। वहीं उसके जाने के बाद सभी ने पलक की तारीफ की और काफ़ी सारे गिफ्ट उसे दे दिए, जिसे पलक पकड़ भी नहीं पा रही थी। वह सभी के चेहरे को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश थी। वहीं सारा ने कहा, क्या हम सभी भी सृष्टि के पास चलें? जिस पर सभी ने अचानक से अपना सिर हाँ में हिला दिया था। आधे घंटे बाद वह सभी लोग कार से हॉस्पिटल जाने के लिए निकल गए थे। वहीं दूसरी तरफ अपनी गहरी सोच में डूबा हुआ ऋषि जब वापस से सृष्टि के वार्ड में आया तो अचानक से वार्ड के अंदर किसी को ना पाकर वह काफी ज्यादा हैरान हो गया था। देखकर उसकी आंखें छोटी छोटी हो गई, जिस वजह से उसने मुंह फुला अचानक से मुंह फुलाकर कहा, सॉरी चिपकू कहीं का, मेरी बीबी का अभी तक इसने पीछा नहीं छोड़ा। कितना बेशर्म इंसान है, किसी की शादीशुदा बीवी पर डोरे डाल रहा है। वहां पर कोई और नहीं बल्कि रजत था, जो सृष्टि से बातें कर रहा था। तभी ऋषि की नजर सृष्टि के बगल में रखे हुए बड़े से गुलाब के फूलों के बुके पर गई। उसे देखते ही उसकी आंखें अचानक से और भी ज्यादा छोटी और तेज हो गई थी। उसने गुस्से के साथ अपने हाथों की मुट्ठी को भींचते हुए कहा, मेरे होते हुए मेरी बीवी को गुलाब देने की हिम्मत इसकी तो। यह कहते हुए वह गुस्से से सृष्टि की तरफ बढ़ा। वहीं उन दोनों ने ऋषि को देखा, जो कि गुस्से के साथ गुलाब की फूलों की तरफ देख रहा था। यह देखकर रजत को लगा कि वह उसके फूलों को पकड़कर अभी बाहर फेंकने ही वाला है, जिस वजह से वह भी जल्दी से खड़ा हुआ और फूलों के बुके को लेने ही वाला था कि तभी अचानक से ऋषि ने जल्दी से अपने लंबे लंबे हाथों को बढ़ाते हुए उन फूलों के बुके को पास पहुंच गया था और उन्हें अपने हाथों में पकड़ते हुए अचानक से वह जोर जोर से छींकने लगा था। उसे बहुत ज्यादा छींकें आने लगी थी। यह देखकर सृष्टि और रजत दोनों ने हैरान होकर ऋषि को देखा। वहीं सृष्टि ने जल्दी से कहा, ऋषि क्या हुआ, तुम ठीक हो? जिस पर ऋषि और भी ज्यादा छींकने लगा था, जिस पर सृष्टि उसके लिए अचानक से काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और उसने परेशानी से कहा, ऋषि तुम्हें इतनी छींके क्यों आ रही? हाँ। वहीं रजत पर शांति से ऋषि को देख रहा था। वहीं ऋषि ने छींकते हुए बड़ी ही मुश्किल से कहा, मुझे ना फूलों से एलर्जी है। यह सुनते ही सृष्टि ने घबराते हुए कहा, क्या क्या कहा, एलर्जी? जिस पर उसने बुके को देखा तो गुस्से से कहा, तुम बेवकूफ हो क्या? अगर एलर्जी है तो इसे अभी तक पकड़ा क्यों है? जल्दी से इसे बाहर डस्टबिन में फेंक कर आओ, जाओ जल्दी से। जब रजत ने यह सुना तो उसने उदासी के साथ सृष्टि को देखा, जो कि काफी परेशानी के साथ ऋषि को देख रही थी। उसे सच में उसकी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं थी। वहीं वहीं यह सुनकर सुनने की ही देर थी और ऋषि ने जल्दी से सर हिलाते हुए छींकते हुए रूम से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही उसने गुस्से के साथ उन फूलों के गुलदस्ते को घूरा और एक डस्टबिन के पास जाकर उसे फूलों के गुलदस्ते को उसने फेंकते हुए कहा, उसे फूल देना हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है, बाकी और किसी का भी नहीं। बढ़िया है फूल देने वाला। और उसने अपने रुमाल से खुद के चेहरे को साफ किया। उसे फूलों से कोई एलर्जी नहीं थी, लेकिन ये उसे बर्दाश्त ये नहीं था कि सृष्टि किसी और के फूलों को लेकर, खासकर उस रजत के तो बिल्कुल भी नहीं। जिससे वह उन फूलों को घूरते हुए वापस से रूम में पहुंचा तो वह खुद को दिखाने लगा था। उसने अंदर जाते ही सृष्टि से कहा, सॉरी मेरी वजह से इतने खूबसूरत फूल फेंकने पड़े। जिस पर सृष्टि ने गुस्से के साथ कहा, तुम पागल हो क्या? तुम्हें अभी फूलों की पड़ी हुई, अगर उन फूलों की वजह से सोचो तुम्हें कुछ हो जाता तो? उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसके गुस्से को देखकर ऋषि मन ही मन काफी ज्यादा खुश हो रहा था। वहीं यह सुनकर रजत से और रहा नहीं गया और उसने कहा, सॉरी मेरी गलती है, मैं लेकर आया, आई एम रियली सॉरी, और मैं अब चलता हूँ, काफी लेट हो रहा है। यह बोल वह ऋषि को घूरते हुए वहां से निकल गया था। बाहर निकलकर जब उसकी नज़र डस्टबिन में पड़े फूलों पर गई तो उसकी आंखें थोड़ी आंसुओं से लाल हो गई थी। वहीं उसे जाते देखकर सृष्टि को लगा कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है, जिससे उसने
अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन फिर ऋषि को देखते कहा, तुम सही हो ना? जिस पर ऋषि ने जल्दी से उसके पास बैठते कहा, हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर रिजत के जाते ही वह भी काफी ज्यादा खुश हो गया था। वहीं ऋषि को सृष्टि को परेशान देख वह कुछ कह नहीं वाला था कि तभी वहां पर उसकी पूरी फैमिली भी आ गई। पलक को देख सृष्टि अचानक से खुश हो गई थी और फिर सभी ने सृष्टि को चारों ओर से घेर लिया, जिससे ऋषि वापस से सबसे लास्ट में हो गया था। यह देखकर उसने गहरी सांस लेकर कहा, पता नहीं मुझे उससे बात करने का मौका मिलेगा भी या फिर नहीं। हर बार कोई ना कोई आ ही जाता है। और वह गुस्से से अपने पैर को मसलने लगा था और सबको मुंह बनाते हुए देख रहा था। वहीं कॉलेज के अंदर क्लास में सभी अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए प्रोफेसर के लेक्चर को अटेंड कर रहे थे, लेकिन माहौल में एक अलग ही तनाव महसूस हो रहा था। दिव्या पूरे बॉक्स को साथ पढ़ाई कर रही थी। वहीं रागनी की निगाहें सिद्धार्थ पर टिकी थी, जबकि सिद्धार्थ की नजरें तो दिव्या पर थी। वह अकेला नहीं था जो जलन से तड़प रहा था, बल्कि किसी की दो आंखें जान लेने वाली इंटेंशन से दिव्या को घूर कर देख रही थी। सना त्यागी, जो कि प्रोफेसर की ही बेटी थी, जिसमें इस चीज का घमंड भी कूट कूट के भरा हुआ था। साथ ही वह सिद्धार्थ की एक तरह से दीवानी थी। साथ ही वह सिद्धार्थ के ग्रुप की ही एक लड़की भी थी, जो हमेशा ही सिद्धार्थ के बगल में बैठती थी और साथ ही उसके आसपास ही रहती थी। जिस वजह से जब उसने देखा कि सिद्धार्थ की नजरें दिव्या के ऊपर बनी हुई है, तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वह सभी को सिद्धार्थ को अपनी गर्लफ्रेंड ही बताती थी, और फिर अगर कोई भी लड़की सिद्धार्थ के ऊपर डोरे डालने की कोशिश भी करती थी, तो वह उसका इतना बुरा हाल करती थी कि वह लड़की कभी भी सिद्धार्थ के आसपास भटकती भी नहीं थी। इसी वजह से सभी लड़कियां उससे काफी ज्यादा डरती भी थी। उसने रागनी को काफी बार टारगेट किया था, लेकिन हमेशा दिव्या ही रागनी को बचा लेती थी। सिद्धार्थ भी कुछ भी नहीं बोलता था और चुप ही रहता था, लेकिन उसे यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि सिद्धार्थ दिव्या की तरफ देख रहा है। सिद्धार्थ आमतौर पर क्लास में बोर्ड पर ही ध्यान देता था, लेकिन आज उसकी नजरें लगातार दिव्या पर ही बनी हुई थी। और ये देख सना के हाथ गुस्से की वजह से मुट्ठी में बदलते जा रहे थे। सिद्धार्थ आमतौर पर क्लास को अटेंड नहीं करता था, लेकिन छुट्टियों के बाद कॉलेज का पहला दिन था और सिद्धार्थ ने क्लास अटेंड करने का फैसला किया था। इस वजह से काफी ज्यादा लड़कियां तो उसकी वजह से ही क्लास के अंदर आई थी, और साथ ही खचाखच भरी हुई भी थी। प्रोफेसर भी इतने सारे स्टूडेंट को देखकर बेहद खुश थे। ज़्यादातर उस क्लास में सारी लड़कियां ही थीं, लेकिन प्रोफेसर फिर भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे। उन्होंने उत्साह से लेक्चर दिए और फिर क्लास खत्म कर दी। प्रोफेसर के जाने के बाद दिव्या ने रागिनी की ओर देखा, जो कि अब भी सिद्धार्थ को ही घूर रही थी। यह देखकर दिव्या ने चिढ़ते हुए उसका हाथ पकड़ा और उसे उठाते हुए, चल कैंटीन चलते हैं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। लेकिन उसकी बात को सुनकर रागिनी ने कोई भी रिएक्ट नहीं किया था, जिस पर हर बार की तरह दिव्या उसे खींचते हुए कैंटीन की तरफ ले गई थी। उनके जाते ही सिद्धार्थ भी उठने लगा। तभी उसके ग्रुप के एक लड़के ने सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखते हुए बड़े ही मजाकिया लहजे में कहा, डूड, ये क्या चल रहा है? हाँ? पहली बार देख रहा हूँ कि तेरी नजरें किसी पर से मानो हट ही नहीं रही हैं, और वो भी उस लड़की पर जिसने तुझे हर बार कॉलेज के सामने बदनाम करके रखा है। हाँ, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? मुझे नहीं बताया क्या? जिस पर सिद्धार्थ ने हल्की मुस्कान के साथ उसे देखा और फिर कहा, कुछ नहीं, बस समझ ले प्यार का नशा चल रहा है। यह बोलते हुए वह वहां से चला गया था। वही यह सुनकर आस पास के खड़े सारे लड़के और लड़कियां हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे थे। फिर सभी लोग सना की तरफ देखने लगे, जिसका चेहरा गुस्से की वजह से लाल हो रहा था। जब सना ने सभी को अपनी तरफ देखते हुए देखा, तो उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, अपनी आंखें प्यारी नहीं क्या? दफा हो जाओ सालो, वरना जान से ले लूंगी सब तुम्हारी। वह जैसे गुस्से से पागल हो रही थी। वहीं उसके गुस्से को देखकर सभी लोग अचानक से डर गए और वहां से जल्दी जल्दी से दफा हो गए थे, सिर्फ उनकी दो तितलियों को छोड़कर। वहीं सेना ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए अपने मन में कहा, इसकी तो इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। सिद्धार्थ, ना तुम ये बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हो। तुम सिर्फ मेरे हो, समझे तुम? और मुझे तुमसे तो कोई भी दूर छीन नहीं सकता, कोई भी नहीं। तुम मेरे अलावा किसी से प्यार नहीं कर सकते, किसी से भी नहीं। इसीलिए भूल जाओ, ये सपने तो देखना ही बंद करो। तो मैं उसकी ज़िंदगी को नर्क बना दूंगी। अगर तुम किसी ने तुमसे मुझसे तुम्हें छीनने की कोशिश भी की, तो तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है, और सिर्फ मेरे लिए।
सिद्धार्थ उसका प्यार नहीं बल्कि पागलपन था जिसे पाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती थी ये बोल वह जल्दी से वहां से निकल गई थी। उसके पीछे पीछे उसकी दो सहेलियां भी चलने लगी थी, वह भी उसके साथ ही कैंटीन में पहुंची जहां पर रागनी दिव्या गप्पे लड़ाते हुए खाना खा रहे थे। उसने अपनी नजरों को इधर उधर दौड़ाई तो उसकी नजर उन दोनों से थोड़ी दूर रखी एक चेयर की तरफ पड़ गई जहां पर सिद्धार्थ उन दोनों को ही देखकर मुस्कुरा रहा था। यह देखकर उसके एक दोस्त निया ने कहा, देख कैसे दांत फाड़ रही है। और सिद्धार्थ ये क्या पागल हो गया है? और वह तुम जैसी खूबसूरत लड़के को छोड़कर इन फटीचरों को कैसे चुन सकता है? हाँ, उसकी आंखें खराब हो गई क्या? जिस पर सना ने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया था और वह गुस्से से सिद्धार्थ और उन्हें घूरने लगी थी। और फिर उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए उसने एक प्लेट ले ली। वहीं उसे कुछ बोलता ना देखकर टिया ने गुस्से के साथ कहा, सना तू सच में कुछ भी नहीं बोलेगी क्या? या फिर कुछ करेगी नहीं? क्या इन जहाइलों को सबक तो सिखाना होगा ना? लेकिन सना ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया था बल्कि उसने प्लेट में खाना लिया और फिर वह शांति से रागनी के पीछे वाली चेयर की तरफ बढ़ने लगी। उसके अगल बगल वह निया और टिया चल रही थी। वह दोनों ही गुस्से से रागनी और दिव्या को घूर रही थी। सना जैसे ही उसके पास पहुंची उसने धीरे से बिना किसी की नजरों में आए जल्दी से एक पैर को आगे की तरफ कर दिया और फिर जिससे निया जो राइट साइड चल रही थी वह नीचे देख रही थी, जिस वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया और उसके हाथों में जो प्लेट थी वह अचानक से ऊपर उछली और सीधे जाकर रागनी के ऊपर गिरी। यह सब इतना अचानक से हुआ था कि सभी लोग अचानक से चौंक गए थे और सभी ने हैरानी के साथ उस तरफ देखने लगे थे। वहीं रागनी अचानक से हड़बड़ाती हुई खड़ी हुई। वह खाना गर्म था जिससे वह दर्द से तड़प उठी, साथ ही वह खाने से ऊपर से नीचे तक गंदी हो गई थी। यही यह देखकर दिव्या जल्दी से घबराती हुई रागनी की तरफ आई और वह जल्दी जल्दी से अपनी बैग से रुमाल को निकालकर उसे साफ करने लगी थी। और फिर उसने गुस्से के साथ निया की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम लोगों ने अपना दिमाग खो दिया है क्या? ये क्या हरकत है? हाँ, उसने जल्दी से रागिनी के चेहरे को साफ किया लेकिन फिर भी उसका चेहरा लाल हो गया था जिससे उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। उसे रोते देखकर दिव्या ने घबराते हुए उसे देखा। वहीं सिद्धार्थ भी जल्दी से उसके पास आ गया था और उसने गुस्से से निया की तरफ देखते हुए कहा, तुम अंधी हो क्या? दिखाई नहीं देता है? ये क्या किया तुमने? हाँ, जिस पर निया ने जल्दी से हड़बड़ाते हुए कहा, वो सॉरी, वो मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं सही में लड़खड़ा गई थी, आई एम सॉरी। यह कहते हुए उसके माथे पर पसीना आ गया था और वहीं सिद्धार्थ को रागिनी और दिव्या की साइड लेते हुए देखकर सना के हाथ अपने हाथों में पकड़ी हुई प्लेट पर गुस्से की वजह से कस गए थे और उसके आंखों गुस्से की वजह से लाल हो गई थी। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था सिद्धार्थ पर भी और रागिनी और दिव्या पर भी कि कैसे वह उन दोनों की साइड ले सकता है। वहीं दिव्या ने गुस्से के साथ उन सभी की तरफ घूर कर देखा और फिर रागिनी को देखा जिसका चेहरा लाल पड़ गया था, साथ ही उसके चेहरे पर रेसेस होने लगे थे जिसे देखकर रागिनी दिव्या ने जल्दी से कहा, हम जल्दी से इसे मेडिकल डिपार्टमेंट लेके चलते हैं। जिस पर सिद्धार्थ ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिला दिया और फिर उसने जल्दी से रागिनी को अपनी पीठ पर बैठने का इशारा किया, जिस पर रागिनी पहले तो सिद्धार्थ को देखने लगी और फिर दिव्या को, जिस पर दिव्या ने जल्दी से उसे उसके पीठ पर बैठने के लिए कहा। यह देखकर वह जल्दी से सिद्धार्थ की पीठ पर बैठ गई थी। उसे बैठते ही सिद्धार्थ ने उसे मजबूती से पकड़ा और वहां से जल्दी से मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ ले जाने लगा। वहीं यह देखकर दिव्या भी जल्दी जल्दी से रागिनी की फिक्र के साथ उसके पीछे पीछे कदम लगाते हुए भागी। तभी वह रुक गई और जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ी और फिर बिना एक सेकंड गवाए उसने वहां पर रखा हुआ पानी का गिलास उठाया और बिना एक सेकंड गवाए उसने उसके पानी को निया के मुंह पर फेंक दिया और फिर गुस्से के साथ बोली, आइंदा से अपनी आंखों को खुली रखना, इस बार छोड़ रही हूँ, लेकिन अगली बार ऐसा कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, समझ में आया? यह बोल वह जल्दी से वहां से भाग गई थी। वहीं उसके पानी डालने से सना भी अचानक से काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। उसे चीज की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि दिव्या ये करेगी। वहीं उसे जाते देख कर निया गुस्से से चिल्लाई, यू ब्लडी बिच, स्टॉप। लेकिन तब तक दिव्या वहां से जा चुकी थी और पानी गिरने से उसके पूरे चेहरे पर लगा हुआ मेकअप जैसे धुल कर जमीन पर बिखर चुका था।
और वह अब किसी भूतनी से कम नहीं लग रही थी। वहीं यह देखकर सभी स्टूडेंट तो जैसे हंसने लगे थे और काफ़ी हैरान भी खड़े थे। उन्हें आज एक के बाद एक नए शो जो देखने को मिल रहे थे। साथ ही सभी स्टूडेंट इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा हैरान थे, क्योंकि ये पहली बार था जब सिद्धार्थ किसी की मदद कर रहा था, वरना वह किसी को देखता तक नहीं था। जिस वजह से सभी लोगों में आपस में खुसर पुसर करने लगे थे कि क्या वह इन दोनों में कोई रिलेशन है। साथ ही थे सिद्धार्थ ने कहा वह दिव्या को पसंद करता है। सही में वह उसे प्यार करने लगा था क्या? हे भगवान, हमारे तो दिल ही टूट गए। हमारे हक को हमको तो किसी और से प्यार हो गया। वही सारी बातों को सुनकर सना का खून मानो खौलता जा रहा था और उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, जिससे उसने गुस्से से चिल्लाते हुए अपने हाथ में पकड़ी हुई प्लेट को जोर से फर्श पर फेंकते हुए कहा, जस्ट स्टॉप इट। अपना मुंह बंद करो अभी के अभी। जिससे वहां पर अचानक से पूरे हॉल में कैंटीन में सन्नाटा छा गया था। सभी लोग अचानक से चुप हो गए। वही सना ने अपनी लाल आंखों से एक एक नज़र सबकी तरफ डाली और फिर वहां से गुस्से के साथ अपने पैर पटकते हुए चली गई थी। उसके पीछे पीछे उसकी तितलियां भी चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर रागिनी को अंदर डॉक्टर चेक कर रहे थे। वहीं दिव्या काफ़ी घबराए हुए बाहर खड़ी हुई यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रही थी। उसे रागिनी की काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही थी। वहीं सिद्धार्थ उसके परेशानी भरे चेहरे को देखते हुए बोला, उसे ज़्यादा नहीं लगी है, होगी, चिंता मत करो, वह ठीक होगी। यह देखकर यह कहने पर दिव्या ने गुस्से के साथ कहा, कुछ भी मत बोलो तुम, समझे तुमने उसकी आंखों में देखा कैसे उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। तुम क्या जानते हो हाँ उसके बारे में? मैं जानती हूँ कि वो अभी कितने दर्द में होगी, इसीलिए चुप हो जाओ। और वह तीनों तुम्हारी चमचिया थी ना, और उसने तुम्हारी वजह से ये सब जानबूझ कर गया था। मैंने कितनी बार कहा है दूर रहो मुझसे, लेकिन नहीं देखा ना, अब उसकी सजा रागिनी को मिल रही है। और तुम्हें तो ये बात जैसे समझ ही नहीं आती ना। मैं कब से बोल रही हूँ कि मुझसे दूर रहा करो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो वही करना है, हमेशा अपने मन की करनी होती है। यह है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती, सिर्फ तुम्हारी वजह से। यह कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, जिसे देखकर सिद्धार्थ के दिल में एक अजीब सा दर्द हुआ और उसने जल्दी से एक कदम आगे बढ़ाकर उसके हाथ को पकड़कर उसे खींचते हुए अपने सीने से लगाते हुए कहा, आई एम सॉरी, शांत हो जाओ प्लीज़, मैं उन्हें देख लूंगा और कुछ नहीं होने दूंगा। जिस पर दिव्या गुस्से के साथ खुद को छुड़ाने लगी, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था, जिस वजह से दिव्या की आंखों से आंसू निकलने लगे थे और वह उसके सीने से अपने सर को छुपाए हुए रोने लगी थी। वहीं सिद्धार्थ उसके बालों को प्यार से सहलाने लगा। थोड़ी देर बाद जब वह शांत हो गई तो उसने गुस्से से धक्का देकर उसे खुद से दूर किया और फिर उसे गुस्से के साथ ही देखने लगी थी। उसकी आंखों में गुस्सा देखकर सिद्धार्थ ने कहा, आखिर इन आंखों में हमेशा मेरे लिए गुस्सा ही क्यों होता है? हाँ, प्यार क्यों नहीं? आखिर क्यों? जिस पर दिव्या ने गुस्से के साथ कहा, इसीलिए बोल रही हूँ दूर हो जाओ मेरे से, क्योंकि अगर तुम मेरे जब जब सामने रहोगे ना, इन आंखों में सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अपने लिए सिर्फ और सिर्फ गुस्सा ही दिखाई देगा। इसलिए प्लीज दूर हो जाओ मुझसे। जिस पर सिद्धार्थ ने ये सुनकर उसके कंधे को पकड़ लिया और उसे दीवार से सटाते हुए एकदम से उसके होंठों के बिल्कुल करीब आकर रुक गया। वहीं उसके अचानक से इतने करीब आने से दिव्या की धड़कनें तेज हो गई थी और उसके होंठ कांपने लगे थे। वह सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ के होंठ अपने होंठों को इतने पास थे कि वह एक अगर 1 इंच भी उसके थोड़े और करीब आया तो वह उसके होंठों से ही टच हो जाएंगे। वह उसके होंठों को देखने लगी। यह देखकर सिद्धार्थ ने आगे बढ़ते हुए उसके होंठों को हल्के से किस कर लिया था, जिससे दिव्या की दिल जोरों से धड़कने लगा था, वो भी किसी रोलर कोस्टर से भी काफ़ी तरीके से तेज। वहीं सिद्धार्थ उसे किस करने के बाद उससे बिल्कुल भी दूर नहीं हुआ, बल्कि वह उसकी आंखों में झांकते ही लगा था। उस वक्त वहाँ पर बिल्कुल भी शांति छा गई थी, जिससे दोनों की धड़कनें ही वहाँ पर पूरे माहौल में साफ सुनी जा सकती थी। वही सिद्धार्थ ने उसके बालों की लटों को उसके कान के पीछे करते हुए अपने माथे को उसके माथे से जोड़ते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर अपनी जुनूनी आवाज में कहा, क्या हुआ? अब तुमने मुझे धक्का देकर खुद से दूर क्यों नहीं किया? हाँ, क्यों? क्यों इन आंखों में मुझे मेरे लिए नफरत नहीं दिखाई दे रही? क्यों दिव्या? क्यों ये दिल मेरे लिए इतना तेज धड़क रहा है, जैसे सीने से अभी बाहर ही आ जाएगा? आखिर क्यों? बताओ क्यों? जबकि तुम भी तो मेरे लिए कुछ भी फील नहीं करती ना, तो फिर क्यों अभी भी तुम मेरे इतने करीब हो? क्यों? इसका जवाब तुम्हें पता है? और वह उसकी आंखों में देखते बोला, बिकॉज यू लव मी डैम इट। तुम मुझसे प्यार करने लगी हो, मुझसे। और अब तुम मानो या ना मानो, बट तुम मुझसे प्यार करने लगी हो। तुम्हारा ये दिल भी मेरे लिए धड़कता है, मुझे चाहता है, सिर्फ मुझे, और तुम इसे रोक नहीं सकती।
उसने जैसे ही कहा दिव्या की आंखें अचानक से बड़ी बड़ी हो गई और उसने जल्दी से अपने सेंस में वापस आया और उसने एक गुस्से के साथ एक जोरदार थप्पड़ सिद्धार्थ के गालों पर रसीद दिया था। उसकी गूंज से पूरा वो गैलरी गूंज उठा था और उसने गुस्से के साथ कहा, हाउ डियर यू, तुमने फिर से अपनी लिमिट क्रॉस को किया। हाँ, मैंने कहा था ना कि मुझे छूने के बारे में सोचना भी मत, फिर भी तुमने मुझे वापस से छुआ। मैं ना तो तुम्हें पसंद करती हूँ और ना ही तुम्हें प्यार करती हूँ, इसीलिए अपने दिमाग से ये गलतफहमी पालना बंद करो कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें कभी भी प्यार नहीं करूँगी, नहीं तुम्हें कभी नहीं अपनाऊंगी। इसीलिए प्लीज़ मेरे से दूर हो जाओ, आइंदा से कभी भी मेरे पास आने के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं अपने साथ क्या करूँगी इसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। अंडरस्टैंड। वही थप्पड़ पड़ने के बाद सिद्धार्थ ने दिव्या को देखा और उसकी बातों को सुनकर उसकी आंखें हल्की सी नम हो गई थी और फिर वह गुस्से से वहां से चला गया। वहीं उसे ज्यादा देखकर दिव्या की आंखों में भी आंसू आ गए थे, लेकिन उसने उन्हें बहने नहीं दिया और अपनी आंखों को बंद कर लिया। वहीं दूसरी तरफ ऋषि कमरे के एक कोने में बैठा बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब इन सब लोगों की बातें खत्म और वह भी अपनी प्यारी सी वाइफ से बातें कर सकेगा। लेकिन हर किसी का बातें जैसे खत्म ही नहीं हो रही थी। हर बार खुद को तैयार करता था कि अब उससे बात करने का मौका मिलेगा, लेकिन हर बार किसी न किसी का ध्यान सृष्टि पर जा ही रहा था। घर में जितने भी लोग थे सभी लोग सृष्टि के इधर उधर उसे घेरे बनाए हुए बैठे थे, इससे बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे और इसी को जैसे कोई देख ही नहीं रहा था। और वह कुछ देर तक समझदारी से बैठा रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी झुंझलाहट मानो बढ़ने लगी थी। सभी लोग सृष्टि के साथ ऐसे मस्त थे कि किसी ने भी उसकी तरफ पलट कर देखा तक नहीं था। सृष्टि भी लगातार हंसती बोलती जा रही थी, जैसे उसे भी ऋषि की नाराजगी का एहसास भी नहीं हो रहा था। शाम ढलते ढलते ऋषि की सहन शक्ति मानो जवाब देने लगी थी। उसने सोचा कि जैसे ही लोग जाएंगे वह सृष्टि से खुलकर बात करेगा, लेकिन जब आखिरकार सब लोग अपने अपने घरों को जाने लगे तो सृष्टि से विदा लेकर निकलने लगे। सृष्टि ने राहत की सांस ली, उसे लगा अब तो मौका मिलेगा। लेकिन जैसे ही उसने सृष्टि की तरफ देखा तो उसका चेहरा थोड़ा मायूस हो गया था। उसका चेहरा थकान से भुजा हुआ लग रहा था। पूरे दिन लोगों के घिरे रहने और बातें करने से वह काफी ज्यादा थक चुकी थी। ऋषि की सारी उम्मीदें उस एक पल में धुंधली हो गई। सृष्टि ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं ना आज सही में बहुत ज्यादा थक गई हूँ और अब मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। क्या तुम मेरे लिए कुछ मंगा दोगे? जिस पर ऋषि ने कुछ पर उसे देखा, उसकी थकान का ख्याल करते हुए अपने शब्दों को अंदर ही दबाते कहा, मैं डिनर मंगवाता हूँ, खाने के बाद तुम सो जाना, ओके? जिस पर शशि ने अपना हल्का सा मुस्कुरा दिया और अपना सिर हाँ में हिलाया। वहीं डिनर के बाद सृष्टि सो गई थी और इसी सोफे पर जाकर थके हुए अंदाज में लेट गया। उसका चेहरा साफ बता रहा था कि वह कितना ज्यादा परेशान और निराश था। सोफे पर लेटते ही ऋषि ने एक गहरी सांस ली और छत की ओर देखते हुए खोए खुद में बड़ा, वाह क्या किस्मत है मेरी, पूरे दिन इंतजार किया और जब मौका मिला तो मैडम इतनी थक गई कि बात करने का मौका ही नहीं दिया। खैर क्या ही कर सकते हैं, आगे ये रास्ता भी चुना है तो मैंने ही ना। जब तक उसे सच में अपने लिए कुछ फील नहीं करा सकता तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वह अपना सिर कुशन पे पलटते हुए हल्के से मुस्कुराया और फिर एक गहरी सांस लेते हुए, लगता है इस प्यार में सफर में मैं सिर्फ इंतजार ही लिखा है मेरे लिए। कब मिलेगा मुझे वो पल जब सृष्टि सिर्फ मेरी होगी और कोई नहीं, बस मैं और वो होंगे। और फिर थकान और निराशा से उसने अपनी आंखें बंद करते हुए बोला, कोई बात नहीं, एक दिन तो होगा ना जो सिर्फ मेरा ही होगा और वह दिन जल्दी आएगा। और वह भी गहरी नींद में जाने लगा वाला था कि तभी अचानक से उसे कुछ याद आया, जिस वजह से वह जल्दी से सोफे से उठकर बैठ गया और उसने जल्दी से अपने फ़ोन से कॉल निकालते हुए बालकनी की तरफ बढ़ गया। उसने जल्दी से किसी को कॉल लगाते कहा, वो मिला या फिर नहीं? जिस पर दूसरी तरफ से रोहन की हताश भरी आवाज़ आई, नहीं अभी तक तो नहीं मिला, पता नहीं कमीना कौन से चूहे के बिल में जाकर चुपचाप घुस बैठा है। हाँ, मुंबई की मैंने चप्पा चप्पा छान मारा है, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिला है मुझे। पता नहीं साला आखिरकार कहाँ पहुंच गया है, जो इतना ढूंढने के बाद भी हाथ नहीं लग रहा है। इंसान है या फिर जादूगर? कल रात से ऐसे गायब हो गया है कि उसका कोई नामो निशान ही नहीं मिल रहा है। जिस पर ऋषि ने गुस्से के साथ कहा, मुझे नहीं पता, उसे किसी भी हाल में ढूंढो, अगर तुमसे नहीं हो सकता तो बोलो, फिर मैं अपने तरीके से उसे ढूंढूंगा। उसकी बात को सुनकर रोहन ने जल्दी से कहा, अबे साले फिर ढूंढ लेना, क्यों हम लोगों को परेशान कर रहे हैं? हाँ, मैं पूरे 2 दिन से नहीं सोया हूँ और इतनी बहाने आराम से चैन की नींद तो ले सकता हूँ ना। जब मिल जाए तो मुझे बता देना, मैं उसे अरेस्ट करने के लिए फोर्स भेज दूंगा। उसकी बात को सुनकर ऋषि ने गुस्से के साथ कहा,
आपको इतना भी कष्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम खुद ही उसे झेल लेंगे, ओके? बल्कि हम उसे झेल कर उसे पकड़ कर उसे जेल के अंदर भी डाल देंगे, तो आपको इसकी भी चिंता नहीं है। यह कहते उसने जल्दी से कॉल को कट कर दिया। वही कमिश्नर ऑफिस में बैठा हुआ रोहन जब फ़ोन को कट होने की आवाज़ को सुना तो उसने अपने मुंह बनाते कहा, बस जब देखो तब नाक पर गुस्सा। इतनी सारी प्यारी सी बाइक मिली है, बट नहीं, अभी भी इसका गुस्सा नाक पर ही रहता है, नकटड़ा गई का। और वह आराम से कुर्सी पर सिर टिकाकर बैठ गया और अपनी पूरी फोर्स को वापस बुलाने का आदेश दे दिया। उसे यह अच्छी तरीके से पता था कि ऋषि किसी भी कीमत पर आदित्य को ढूंढ निकालेगा, इसलिए उसे चिंता करने की अब कोई जरूरत नहीं थी। दूसरी तरफ ऋषि ने रोहन को कॉल लगाते हुए किसी और को भी फोन लगाया था। उसकी आवाज़ बेहद गंभीर थी और वह सख्त लहजे में निर्देश देने लगा था। काफ़ी देर तक कुछ निर्देश देने के बाद उसने आंखों में बार बार सृष्टि का दर्द से तड़पता हुआ चेहरा घूम रहा था। उसकी मुट्ठियां रेलिंग पर इतनी जोर से कस गई थी कि उसकी अंगुलियां मानो सफ़ेद पड़ गई थी। उसने आंखें बंद करके अपने भीतर के गुस्से को नियंत्रित करने की कोशिश की और फिर खुद को मैं ही बुदबुदाया, तुम चाहे जहां भी छुप जाओ, मैं तुम्हें पाताल से भी आसानी से ढूंढ निकालूंगा। आदित्य, जितनी दर्द तुमने मेरी सृष्टि को दिया है ना, उससे कई गुना ज़्यादा दर्द मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे पास अब गिनती के ही दिन बाकी हैं, इसीलिए इसे चैन से जी लो, क्योंकि जिस दिन तुम मेरे हाथ लगे ना, उस दिन मैं तुम्हारी जान तक को नहीं छोड़ूंगा। खुद को काफ़ी देर तक शांत करने का सृष्टि के पास आया और उसे ब्लैंकेट से अच्छी तरीके से ढकने के बाद उसके चेहरे को एक टक देखने लगा और फिर उसने धीरे से उसके माथे पर किस किया और फिर थोड़ी देर बाद वह भी जाकर बेड पर सो गया। क्या मोड़ लेगी ये कहानी? क्या सिद्धार्थ और दिव्या की आगे बढ़ेंगी लाइफ में या फिर नहीं? सिंघानिया मैंसन के अंदर डाइनिंग टेबल पर सब लोग डिनर कर रहे थे, लेकिन दिव्या और रागिनी वहां पर कहीं भी दिख नहीं रही थी। जिस पर सारा ने इधर उधर देखते कहा, ये दोनों कहाँ गए हैं, दिखाई नहीं दे रही। जिस पर विवेक ने कहा, हाँ मैं भी यही पूछने वाला था। जिस पर सारा ने कहा, आप फिक्र मत कीजिए भाई, मैं देख कर आती हूँ। जिस पर सभी ने सहमति में अपना सिर हाँ में हिला दिया था। वहीं सारा ने दिव्या के कमरे से बाहर पहुंचकर दरवाजे को खटखटाया। दरवाजा खटखटाने की आवाज़ सुनकर अंदर बैठी रागिनी और दिव्या ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों के चेहरे पर घबराहट और डर साफ दिखाई दे रहा था। वहीं दिव्या ने समझाया कि वैसे भी छिपाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उन्हें समझ आ रहा था कि घर वालों को कैसे बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। रागिनी का चेहरा अभी भी पूरी तरीके से लाल था। उसके पैर पर जलने की क्रीम लगी हुई थी, जिसे छुपाना तो बहुत मुश्किल था। इसलिए दिव्या ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोल दिया। सारा ने दिव्या को देखा और तुरंत पूछा, दिव्या क्या हुआ, तुम दोनों डिनर पर क्यों नहीं आए? फिर उसकी नज़र रागिनी पर पड़ी। रागिनी के चेहरे पर और पैर पर हालत देखकर सारा अचानक से घबरा गई थी और वह फौरन रागिनी के पास जाकर उसे देखते बोली, रागिनी जी क्या हुआ, तुम्हारा हाथ और ये पैर लाल क्यों पड़ रहे हैं? हाँ क्या हुआ है? सारा की आवाज़ में घबराहट साफ झलक रही थी, लेकिन जिस पर दिव्या ने थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए कहा, वो कॉलेज में बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। और फिर उसने पूरी घटना के बारे में सारा को बता दिया था। सारी बातें सुनने के बाद सारा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। उनकी आंखें भी आंसुओं से भर आई थी और रागिनी भी अपने आंसुओं को जैसे रोक नहीं पाई थी और वह जल्दी से रोने लगी थी और वह जल्दी से सारा के गले लग गई। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जिसमें वह रागिनी की सिसकियाँ गूंज रही थी। वहीं उसे ऐसे रोते देखकर सारा ने कहा, चुप हो जा बच्चा। रागिनी बेटा चुप हो जाओ। और फिर सारा ने गुस्से से दिव्या से पूछा, ये लड़की है कौन? हाँ बताओ मुझे, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें बुली करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? हम तुम्हारे पापा को अभी बता देते हैं। उसके यह बोलने पर रागिनी ने जल्दी से सारा को रोकते कहा, नहीं माँ कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ भी करने की, वैसे भी सब कुछ सही हो जाएगा और मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई है, ये बस कल सुबह तक का ही है और ये लाल निशान भी सही हो जाएंगे। जिस पर सारा ने गुस्से के साथ कहा, तुम चुप रहो, मैं उस लड़की को छोड़ूंगी नहीं। चेहरा देखो तुम्हारा लाल हो गया है, कितनी चोट आई है? जिस पर रागिनी ने कहा, माँ हमने कहा ना, आप चुप, कुछ भी मत कर बताइए पापा को और ना ही किसी और को, हम ठीक है। आज के लिए हमारा खाना आप यहीं पर दे जाइए। और फिर वह उनकी तरफ देखने लगी, दिव्या की तरफ देखने, जिस पर दिव्या ने भी अपने से हाँ में हिलाया था। वह लोग नहीं चाहते थे कि उन्हें कुछ हो। जिस पर सारा ने गुस्से कहा, बिल्कुल भी नहीं, तुम अभी हमारे साथ चल रही हो और अपने पापा को सब कुछ बताओगी। हम अपनी बेटी पर किसी का अत्याचार नहीं होने देंगे, समझे तुम? कभी भी नहीं। इस पर दिव्या ने उन्हें रोकते कहा, बुआ हमने पहले उसकी शिकायत कॉलेज में कर दी है और कल उसे कॉलेज की तरफ से सज़ा जरूर मिलेगी, इसलिए आप
इसमें फूफा जी को शामिल मत करिए। आप जानती हैं ना कि उनका गुस्सा कैसा है, पूरे कॉलेज को तहस नहस कर देंगे। हमने सच में सब संभाल लिया है, इसलिए आप भी चिंता मत करिए। अगली बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये मैं वादा करती हूँ। यह सुनकर सारा ने थोड़ी परेशानी के साथ कहा, लेकिन दिव्या, मैं कैसे बिलीव करूँ? हाँ। और फिर अचानक से उन्हें कुछ याद आया और उन्होंने कहा, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। जिस पर रागिनी ने तुरंत चिंतित हुई और फिर बोली, माँ, आप पापा को नहीं बताएंगी ना? जिस पर सारा ने उसके बालों को सहलाते हुए हल्के से उसके सर को थपथपाते हुए प्यार से कहा, नहीं, मैं उन्हें नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम दोनों को अच्छे से ध्यान रखना होगा, रखा जाएगा, ठीक है? सिद्धार्थ तुम दोनों की कॉलेज में पढ़ता है ना? मैं बस उसे ही बोलूंगी कि वहाँ पर तुम दोनों का ध्यान रखे और कुछ भी ना होने दे। यह सुनते ही रागिनी के चेहरे पर खुशी की झलक आ गई थी। जब आज सिद्धार्थ ने उसे अपनी पीठ पर उठाया था, भले ही उसे चोट लगी थी, लेकिन वह बहुत खुश हो गई थी और वो सिद्धार्थ को छू पा रही थी। उसका मन कर रहा था कि सिद्धार्थ उसे हर बार इसी तरह से बचाता रहे और वह हर रोज उसे ऐसे चोट खाने को तैयार थी। वहीं सारा ने रागिनी की फिक्र करते हुए कहा, बच्चा ज़्यादा दूर लगा? जिस पर सारा की बात सुनकर रागिनी जल्दी से मुस्कुराते बोली, नहीं मम्मा, माँ आई लव यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए और जाकर बस सिद्धार्थ से बात कर लीजिए, ओके? और हाँ, मेरे लिए खाना भेज दीजिए आप, ओके? सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, पक्का वादा। जिस पर सारा ने उसकी बात सुनकर अपना सिर हाँ में हिला दिया और उन्हें ठीक से ध्यान रखने की हिदायत देकर वहाँ से चली गई। रागिनी और दिव्या अब खुद में थोड़ी हल्कापन महसूस कर रही थी, लेकिन दिव्या का ध्यान बार बार सिद्धार्थ की ओर जा रहा था। वह खोई हुई थी, मानो दिन भर सारी बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। थोड़ी देर बाद सारा खाना लेकर आई और दोनों ने खाना दे दिया और फिर दोनों को आराम करने के लिए बोलकर वहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद दोनों ने खाना खाया और फिर बिस्तर पर लेट गई। वहीं सिद्धार्थ के बारे में सुनकर तो सिद्धार्थ हर वक्त अब जैसे उसके साथ रहेगा, जिससे रागिनी खुशी खुशी सिद्धार्थ के सपनों को देखते सो गई थी। लेकिन दिव्या की आंखों में नींद का जैसे कतरा भी नहीं था। उसे नींद तो कोस दूर थी, उसकी आंखों में वही शब्द गूंज रहे थे जो सिद्धार्थ ने उसे कहे थे, तुम मानो ना मानो, लेकिन तुम मुझसे प्यार करने लगी हो। आई लव यू, यू लव मी। तुम्हारा दिल मेरे लिए धड़कता है, मुझे चाहता है। ये सब कुछ याद करके दिव्या ने अपना एक हाथ अपने दिल के ऊपर रख लिया, जो कि अभी भी बहुत जोर से धड़क रहा था। यह महसूस करके उसने जल्दी से अपना हाथ अपने दिल पर से हटा लिया और अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने मन में कहा, भले ये दिल तुम्हारे लिए धड़कता है, लेकिन मैं रागिनी की खुशी के लिए इस दिल को बाहर निकाल कर फेंक दूंगी। भले ही मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, लेकिन यह बात कभी भी नहीं बदल सकती कि तुम मेरी नहीं हो और ना ही कभी भी हो सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी अपना बना नहीं पाऊंगी और ना ही तुमसे बोल पाऊंगी कि मैं तुम्हें प्यार करने लगी हूँ। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें आज थप्पड़ मारा और वो सब कहा। आई नो बहुत हट गया है, इसीलिए हो सके तो तुम समझ जाओ और मेरे करीब आना अब बिल्कुल ही बंद कर दो। यह बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और सिद्धार्थ के बारे में सोचने लगी। उसकी आंखों में अभी भी नींद का जैसे नामो निशान नहीं था। वहीं सिद्धार्थ भी अपने कमरे में शर्ट लेस होकर लेटा हुआ था। उसका कमरा काफ़ी ज़्यादा बड़ा और लग्जरियस था। वह अपनी किंग साइज बेड पर पीठ के बल लेटा हुआ था और ऊपर सीलिंग को घूरे जा रहा था। दिव्या के बारे में सोचे जा रहा था। उसके दिमाग में बार बार न चाहते हुए दिव्या ही घूमे जा रही थी। साथ ही उसके थप्पड़ का जवाब और उसकी आंखें, सब कुछ उसके जहन में जैसे बार बार आ रहा था। उसने छत को देखते हुए कहा, तुम मुझे कुछ भी कहो, लेकिन तुम्हारी आंखें साफ बताती कि तुम मुझे पसंद करती हो और मुझे प्यार करती हो। मैं नहीं जानता कि क्या वजह है जो तुम मेरे से दूर भाग गई हो, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं तुमसे दूर रहूं तो यही सही है। मैं अब तुम्हारे करीब बिल्कुल भी नहीं आऊँगा और ना ही तुम्हें देखूंगा, बल्कि इस बार तुम मेरे करीब आओगी और तुम्हें आना ही होगा। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। जब उसने कॉलर आईडी देखी तो उसने जल्दी से सारा को कॉल उठाते कहा, नमस्ते आंटी, क्या हुआ? सब सही है ना? आपने इतनी रात को कॉल किया क्या है? सब सही है तो है ना? जिसमें सारा ने घबराई हुई आवाज़ में कहा, सॉरी बेटा, तुम्हें इतनी रात को परेशान करना पड़ रहा है, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है। और यह कहते हुए सिद्धार्थ ने तुरंत जवाब दिया, अरे आंटी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बताइए क्या हुआ है, सब ठीक है ना? आप बता सकती हैं। जिस पर सारा ने एक पल के लिए रुकते कहा, यहाँ सब सही बेटा, बस मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए थी, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे बेटा? यह सुनकर सिद्धार्थ ने बिना एक झुकझुके जल्दी से कहा, हाँ आंटी बोलिए, क्या चाहिए आपको? यह सुनकर सारा ने गहरी सांस लेते कहा, आज हमें कॉलेज में जो भी हो उसके बारे में पता चला और हम उस वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। क्या तुम कॉलेज में इन दोनों का ख्याल रखोगे? मैं नहीं चाहती कि ये सब दोबारा हो, और तुम जानते हो ना कि अगर फैमिली वालों को कुछ भी पता चला तो फिर बड़ा सा मैटर हो सकता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम
से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि तुम इनका ख्याल रखो, ताकि हमें अभी तो कुछ कहने की ज़रूरत ही न पड़े। यह सुनकर सिद्धार्थ ने बिना देर जवाब दिए कहा, आंटी, आपको इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत है। आप निश्चिंत रहिए, मैं सच में पूरी तरीके से उन दोनों का ख्याल रखूँगा। जो भी हुआ वह दोबारा नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। यह सुनकर सारा ने राहत की सांस लेते हुए कहा, थैंक यू बेटा, आप माफ़ करना जो इतनी रात को परेशान करने न पड़ा, बस यही कहना था। और फिर उन्होंने कुछ बातें करने के बाद कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया था। वहीं सिद्धार्थ ने उनकी बातों को जवाब देते कहा, कोई बात नहीं आंटी। और फिर उसने कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया, जिस पर सारा ने मेरी कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। कुछ पल तक वह यूं ही फ़ोन को देखता रहा, जैसे किसी गहरे ख्याल में डूबा हो। फिर उसने फ़ोन को अनलॉक किया और उसकी नज़र दिव्या की हंसती हुई तस्वीर पर पड़ी, जो कि वॉलपेपर के रूप में लगी हुई थी। वह मासूमियत से मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे किसी बच्चे की तरह। उस तस्वीर ने सिद्धार्थ के चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कुराहट को ला दिया था। वह मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला, देखो ना, तुम जितना मुझसे दूर करने की कोशिश करती हो, तकदीर हमें उतना ही पास ले आती है। लेकिन मैंने वादा किया है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा और मैं अपना वादा निभाऊंगा। उसने फ़ोन एक दूर से रख दिया और फिर अपने मन में दिव्या की तस्वीर और उसकी मुस्कान अब भी बसी हुई थी। वहीं अस्पताल के अंदर रात के 2 बज रहे थे। वहाँ पर अब ज़्यादातर सन्नाटा छाया हुआ था और कुछ ही इक्का दिक्का लोग ही मौजूद थे और ज़्यादा चहल पहल भी नहीं थी। तभी हॉस्पिटल के अंदर कुछ लोग बड़ी ही सफाई से अंदर आए और सभी ने डॉक्टर की ड्रेस को पहन रखा था। वह लोग जल्दी जल्दी से कदम बढ़ाते उस कॉरिडोर में पहुंचे जहाँ पर सृष्टि और सृष्टि की दादी का वार्ड था। फिर वह लोग जाकर वहाँ पर इधर उधर देखने लगे। तभी उसकी नज़र वार्ड के बाहर खड़े हुए 2 गार्ड्स पर गई, तो एक ने दूसरे की तरफ इशारा किया, जिस पर दूसरे ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और कुछ लोगों को वहीं पर खड़े रहने के लिए कहा। और 2 लोग आगे की तरफ बढ़ते हुए सृष्टि की दादी के वार्ड के रूम के अंदर जाने लगे। तो आगे सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।